हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने कैशिंग टेक्निक को अपने लाइव प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट करके देखेंगे। लास्ट सेशन में हमने अपने हाइबरनेट की कैशिंग टेक्निक को डिस्कस किया था थ्योरेटिकली। कैशिंग क्या होती है, कितने टाइप की कैशिंग हमारे हाइबरनेट के अंदर अवेलेबल है, कैसे उस कैशिंग को इम्प्लीमेंट करने के बाद हमारी एप्लीकेशन के ऊपर हमारे एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, वो हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया था लास्ट सेशन के अंदर। तो आज के सेशन में पहले डिस्कस करते हैं थ्योरेटिकली कि हम कैशिंग टेक्निक को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने पड़ते हैं। उनको पहले एक बार थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं और उन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए अपने लाइव प्रोजेक्ट के अंदर कैशिंग की फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे आज के सेशन में। तो थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए एक बार अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में हम कैशिंग को हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं। पहले हम जो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कैशिंग के बारे में कि एक्चुअल में कैशिंग होती क्या है। कैशिंग एक्चुअल में एक परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक होती है हाइबरनेट के अंदर, जिसके थ्रू हम अपने डेटाबेस की जो कॉल होती है, जहां से हम डेटाबेस जिन क्वेरी के थ्रू हम डेटाबेस से अपना डेटा फेच करवाते हैं, तो उन डेटाबेस कॉल्स को हम रिड्यूस करवा सकते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर उस पर्टिकुलर डेटा के लिए जो डेटा मोस्ट फ्रीक्वेंटली हमारे एप्लीकेशन के अंदर यूज होता हो और लीस्ट फ्रीक्वेंटली अपडेट होता हो। तो उस टाइप के डेटा को हम अपने कैशिंग के अंदर सेव करवा के, अपनी मेमोरी के अंदर सेव करवा के, और सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम या जब भी नेक्स्ट टाइम हमें उस डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम उस डेटा के लिए डायरेक्ट डीबी से कॉल ना करवा के हम अपने उस कैशिंग से उस पर्टिकुलर डेटा को यूज कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो हमारे हाइबरनेट के अंदर 3 लेवल की कैसे अवेलेबल हैं। फर्स्ट लेवल कैसे, जिसको हम सेशन कैसे कहते हैं, जिसका हमारा जो लाइफ साइकिल रहता है वो सेशन के लाइफ साइकिल तक ही रहता है। अगर हमारा सेशन एक्सपायर हो जाता है तो उस सेशन के अंदर जो कैसे होती है वो भी अपने आप क्लियर हो जाती है। सेकंड लेवल कैसे आती है हमारे पास हमारे हाइबरनेट के अंदर, जो कि सेशन फैक्ट्री लेवल होता है उसका लाइफ साइकिल। मींस हमारे एप्लीकेशन के अंदर जितने भी सेशंस एक्टिव होते हैं थ्रू आउट द एप्लीकेशन, वो सारे सेशंस उस पर्टिकुलर सेकंड लेवल कैसे को एक्सेस कर सकते हैं, और उस सेकंड लेवल कैसे के अंदर जो डेटा सेव होता है, स्टोर होता है, उसको कोई भी हमारा सेशन थ्रू आउट द एप्लीकेशन उस कैसे को यूज कर सकता है। नेक्स्ट कैसे जो हमारे पास अवेलेबल है हाइबरनेट के अंदर वो है हमारे क्वेरी कैसे। क्वेरी कैसे भी हमारी क्या है, वो सेकंड लेवल कैसे के साथ ही काम करती है, और हम अपने एप्लीकेशन के अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स क्वेरी हो या स्मॉल क्वेरी हो, अगर उस क्वेरी को हम अपने कैसे अनेबल करवा के उस क्वेरी के ऊपर और डेटाबेस के अंदर से कोई क्वेरी के थ्रू डेटा फैच करवाते हैं, तो उस क्वेरी के थ्रू जो डेटा रिजल्ट हमारे पास आता है एप्लीकेशन के अंदर, उस रिजल्ट को हम अपने सेकंड लेवल कैसे के अंदर सेव करवा सकते हैं। और अगेन सेम टाइप की रिक्वेस्ट, सेम टाइप का डेटा में रिक्वायर्ड हो तो हम डेटाबेस से कॉल ना करवा के, उस क्वेरी को डेटाबेस पे एग्जीक्यूट ना करवा के, हम डायरेक्टली उस स्टोर्ड डेटा को अपने कैसे के अंदर से यूज कर सकते हैं। और क्वेरी कैसे हमारे सेकंड लेवल कैसे के साथ ही काम करती है, ये हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था और ये एक थोड़ा ओवरव्यू हमने यहाँ पे लिया है। सेकंड लेवल कैसे जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मोस्टली जो कॉमन सेकंड लेवल कैसे प्रोवाइडर हमारे पास है वो है EH कैसे, इन्फिनिस्पैन और हेजल कास्ट। आज के सेशन में जो हम अपने सेकंड लेवल कैसे और क्वेरी कैसे को इंटीग्रेट करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वो EH कैसे के साथ ही अपने कैशिंग टेक्निक को हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो उस कैशिंग टेक्निक को अपने प्रोजेक्ट के अंदर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसके स्टेप्स हैं कुछ, उनको स्टेप बाय स्टेप पहले एक बार थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने पड़ेंगे, और फिर उन स्टेप्स को फॉलो करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर कैशिंग टेक्निक को इंप्लीमेंट करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हमारे पास हम यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू इस सेकंड कैसे टेक्निक को हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं उसको डिस्कस करते हैं। जैसे हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि हम इस प्रोजेक्ट के अंदर EH कैसे को हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो आता है हमारे पास कैशिंग टेक्निक को अपने हाइबरनेट के प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करने के लिए, वो आता है कि हमें दो रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी है, वो रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी हमें अपने pom.xml के अंदर ऐड करवानी पड़ेंगी। अगर हम अपना मेवन का प्रोजेक्ट क्रिएट करवा रहे हैं तो उस केस में हम अपने pom.xml के अंदर ये दो रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी हमें ऐड करनी पड़ेंगी, जिसमें से फर्स्ट हमारी पास क्या है, हाइबरनेट EH कैसे है। सेकंड डिपेंडेंसी हमारे पास क्या है, net.sf.eh कैसे है। ये डिपेंडेंसी हम मेवन की रिपोजिटरी से डायरेक्ट फैच करवा के और वहां से कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर
यूज कर सकते हैं। तो जब हम अपने लाइव प्रोजेक्ट में अपने कैशिंग टेक्निक को इम्प्लीमेंट करें तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप मेवन रिपोजिटरी से इन डिपेंडेंसीज को गेट कर सकते हो और अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हो। सेकंड स्टेप हमारे पास आता है जब हम इन डिपेंडेंसीज को अपने pom.xml के अंदर ऐड करवा लेते हैं। तो सेकंड स्टेप पे हमारे पास एक फाइल होती है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर hibernate.cfg.xml। उस फाइल के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने डेटाबेस से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स होती हैं या हमारे पास जितनी भी एंटिटी क्लास होती है उनकी मैपिंग हम उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर मैनेज करवाते हैं। उनकी उनसे डेटाबेस से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स होती है हम इस hibernate.cfg.xml फाइल के अंदर ही मेंशन करते हैं उन सेटिंग्स को। तो यहीं पे हमें इस फाइल के अंदर कुछ और प्रॉपर्टीज हमें ऐड करवानी पड़ेंगी अपनी कैसे टेक्निक को अनेबल करवाने के लिए अपने हाइबरनेट के प्रोजेक्ट के अंदर। तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास कि हम किस लेवल के कैसे को और किस टाइप की कैसे को हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम फर्स्ट प्रॉपर्टी देखोगे आप, हाइबरनेट डॉट कैसे डॉट यूज अंडरस्कोर सेकेंड लेवल कैसे, इसको हम ट्रू करवा रहे हैं। फिर हम कर रहे हैं हाइबरनेट डॉट कैसे डॉट यूज अंडरस्कोर क्वेरी अंडरस्कोर कैसे, इसको ट्रू करवा रहे हैं। मीन्स हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर सेकंड लेवल कैसे और क्वेरी कैसे दोनों को यूज करना चाहते हैं, इसलिए हमने उन दोनों की प्रॉपर्टी को यहाँ पे ट्रू करवाया है। नेक्स्ट हमें एक प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ेगी हमारे पास, हमें बताना पड़ेगा कि हमारे उस पर्टिकुलर सेकंड लेवल कैसे को, क्योंकि सेकंड लेवल कैसे का स्कोप कहाँ पे है, वो फैक्ट्री सेशन के लेवल तक का स्कोप होता है उसका सेकंड लेवल कैसे का। तो हमें अपनी फैक्ट्री क्लास यहाँ पे मेंशन करवानी पड़ेगी जिसके थ्रू हम इस पर्टिकुलर कैसे की टेक्निक को मैनेज करेंगे। तो वो फैक्ट्री क्लास का यूआरएल क्या होगा और उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी का नेम क्या होगा, हाइबरनेट डॉट कैसे डॉट रीजन डॉट फैक्ट्री अंडरस्कोर क्लास, और क्लास का यूआरएल क्या होगा, org.hibernate.कैसे.eh कैसे .eh कैसे रीजन फैक्ट्री, ये पूरा क्लास पाथ होगा। इस क्लास पाथ को हमें इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के साथ अपेंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, अगर हम चाहते हैं कि जो हम कैशिंग टेक्निक अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसके स्टैट्स को देखना चाहते हैं, उसके स्टैट्स को एनालाइज करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर कि कितनी रिक्वेस्ट हमने उस कैसे के लिए की थी अपने एप्लीकेशन के अंदर से और कितनी रिक्वेस्ट हमारी सक्सीड हुई है और कितनी फेल हुई है, तो उसको हम कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, वो हम थ्रू स्टैट्स के हम उस चीज को मॉनिटर कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो अगर स्टैट्स को हमें मॉनिटर करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी जिसको हमें hibernate.cfg.xml फाइल के अंदर ट्रू करवाना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी क्या है, hibernate.generate_statistics ट्रू, ये प्रॉपर्टी हमें ट्रू करवानी पड़ेगी। तो सेकंड स्टेप पे हमें जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज है हमारी जो कैशिंग टेक्निक से रिलेटेड जो हमें इंप्लीमेंट करनी है वो हमें इस hibernate.cfg.xml फाइल के अंदर मेंशन करवानी पड़ेंगी, यूज करनी पड़ेंगी। थर्ड स्टेप क्या था हमारे पास, ये ऑप्शनल स्टेप भी कह सकते हैं आप इसको क्रिएट करवाओ या ना करवाओ ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर हमें उस कैसे के लाइफ साइकिल को कंट्रोल करवाना है, जो कैसे टेक्निक हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर कैसे के अंदर कितने टाइम तक हमारा डेटा स्टोर रहेगा, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू ehcache.xml फाइल को कॉन्फ़िगर करवा के अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और उस कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम उस पर्टिकुलर कैसे के लाइफ साइकिल को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर आप देख पा रहे हैं दो एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे, एक तो डिफॉल्ट कैसे है जिसमें कुछ टैग, इस पर्टिकुलर टैग के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि मैक्स एलिमेंट्स इन मेमोरी कितना है 10,000 है, इंटरनल हमने फॉल्स रखा हुआ है, टाइम टू आइडियल सेकंड्स 120 सेकंड है, टाइम टू लीव सेकंड्स 120 सेकंड है, ओवरफ्लो टू डिस्क फॉल्स है। ये डिफॉल्ट कैसे है, ये डिफॉल्ट सेटिंग्स है इस पर्टिकुलर कैसे के लाइफ साइकिल की। हम चाहें तो उसको हम अपने कस्टम सेटिंग्स भी हम अपने उस पर्टिकुलर कैसे के लाइफ साइकिल के लिए क्रिएट करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं अगर हमें कस्टम सेटिंग्स करवानी तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस कैसे का नेम देना पड़ेगा जिस पर्टिकुलर एंटिटी के लिए हम ये सेटिंग्स करवा रहे हैं। जैसे इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक एम्प्लॉय एंटिटी अज्यूम करके चल रहे हैं, तो उस एम्प्लॉय एंटिटी के लिए हम अपनी कस्टम कैसे को अपने कैसे के लाइफ साइकिल को कस्टमाइज कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसके लिए जो हमारे पास डिफॉल्ट कैसे के अंदर जो एट्रीब्यूट है उस टैग के अंदर उन्हीं एट्रीब्यूटों को हम यहाँ पे कस्टम वैल्यू दे सकते हैं हमें। जैसे मैक्स एलिमेंट्स इन मेमोरी कितना है 1000, इंटरनल कितना, इंटरनल हम यहाँ पे फॉल्स ही रखेंगे, टाइम टू आइडियल सेकंड्स कितना है 300, टाइम टू लिव सेकंड्स कितनी है 600। तो इस तरीके से हम अपने लाइफ कैसे के लाइफ साइकिल को कस्टमाइज कर सकते हैं थ्रू ehcache.xml। लेकिन ये क्या है हमारा बाय डिफॉल्ट एक ऑप्शनल स्टेप है, इसको करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं कर सकते। अगर इसको इंटीग्रेट नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट कैसे की सेटिंग्स है वो हमारा प्रोजेक्ट अपने आप इस डिफॉल्ट कैसे के ऊपर ही काम करता है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास है कि जब हमारे ये दो स्टेप क्रिएट हो जाते हैं कि
दो स्टेप हम कंप्लीट कर लेते हैं। पहला स्टेप, हम अपने रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी को pom.xml में ऐड करवा देते हैं। फिर hibernate.cfg.xml फाइल के अंदर अपने कैसे से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं उनको सेटअप कर लेते हैं। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या आता है कि कुछ एनोटेशंस हैं, हम जिस पर्टिकुलर एंटिटी क्लास के ऊपर उस कैसे फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उस एंटिटी क्लास के ऊपर हमें कुछ एनोटेशंस का यूज करना पड़ेगा। पहली एनोटेशन हमारी क्या है, @कैसेबल, ये एनोटेशन हमें यूज करनी पड़ेगी। सेकंड एनोटेशन क्या है हमारे पास, कैश। इसके अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट आता है यूसेज, जिसके अंदर हमें बताना पड़ेगा कि हमारे उस पर्टिकुलर कैसे टेक्निक को इंप्लीमेंट करने के लिए हम कैसे कंकरेंसी स्ट्रेटजी कौन सी यूज कर रहे हैं। हम रीड राइट, रीड, ट्रांजैक्शनल, ये चार तरह की एक तरीके से स्ट्रेटजी होती है जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस की थी। उन चारों में से एज पर आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट हम किसी भी स्ट्रेटजी को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर अगर हम अपने उस लास्ट, जैसे लास्ट स्क्रीन पे हमने डिस्कस किया था कि हम अपने कैसे के लाइफ साइकिल को कस्टमाइज कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं थ्रू कैसे.xml फाइल के। अगर उसको हम यूज कर रहे हैं तो उसका रेफरेंस हमें यहाँ पे यूसेज टैग, इस ये जो सेकंड एनोटेशन हमारे पास है कैश, उस कैश के अंदर हमें सेकंड एट्रीब्यूट रीजन के अंदर हमें उसका एक रेफरेंस पास करवाना पड़ेगा यहाँ पे, अगर उस पर्टिकुलर लाइफ साइकिल कैसे के लाइफ साइकिल को कंट्रोल करने के लिए हम एक्सएमएल फाइल को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो अगर नहीं कर रहे हैं तो हम ओनली यहाँ तक भी हमारा जो फर्स्ट एट्रीब्यूट है इस पर्टिकुलर कैसे का यूसेज, उसके अंदर हम अपने कंकरेंसी स्ट्रेटेजी को डिफाइन करा के भी हमारा काम चल सकता है। जब ये थर्ड स्टेप हमारा हम परफॉर्म कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अगर हम क्वेरी लेवल कैसे को अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज कराना चाहते हैं, तो जो जो भी क्वेरी हम अपना क्रिएट करवा रहे हैं वहां पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो उस क्वेरी के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है डॉट सेट कैसेबल, यानी कि एट्रीब्यूट का मेथड होता है ये, जिसको हम अपने सेशन डॉट क्रिएट क्वेरी मेथड के ऊपर ही अपेंड करवा के कॉल करवा सकते हैं डॉट कैसेबल। अगर इसको डॉट कैसेबल को हम ट्रू कर देते हैं तो इस केस में क्या होगा, हमारी जो क्वेरी कैसे है जिसको हम यूज करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वो हमारी अनेबल हो जाती है। अगर इसको फॉल्स रखते हैं, बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहेगा ये। अगर इसको फॉल्स एक्सप्लिसिटली करवाते हैं तो क्या होगा, हमारी जो क्वेरी कैसे जो हम यूज करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वो हमारी अनेबल नहीं होगी। अगर उस क्वेरी कैसे के साथ में भी हम अपने पर्टिकुलर अपने कैसे के लाइफ साइकिल को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसको यूज करना चाहते हैं, हमारे पास एक सेकंड मेथड है यहाँ पे सेट कैसे रीजन। उसके अंदर भी हम अपने जो भी क्वेरीज हम क्रिएट करवाएंगे अपने क्वेरी कैसे के लिए, तो उसके लिए हमें जो एंटिटी है जिसके अंदर हम क्वेरी क्रिएट करवा रहे हैं, एंटिटी नेम और उसके बाद क्वेरीज, ये एक तरीके से रेफरेंस हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर पास करवाना पड़ेगा। जैसे हम इस चीज को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं तो हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर दोनों तरीके की कैसे के फंक्शनलिटी को, कैसे की टेक्निक को यूज कर सकते हैं, सेकंड लेवल कैसे और क्वेरी लेवल कैसे। और जैसे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, जो फर्स्ट लेवल कैसे है उसको मैं एक्सप्लिसिटली कॉन्फ़िगर करवाने की या अनेबल करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो इम्प्लिसिटली हमारे एप्लीकेशन के अंदर बाय डिफॉल्ट अनेबल ही रहता है। तो इन चीजों को जो हमने यहाँ पे थ्योरेटिकली डिस्कस किया है, प्रैक्टिकली एक बार समझने के लिए अपने आईडीई पे चलते हैं और आईडीई पे देखते हैं। फर्स्ट तो हम यही देखेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट लेवल कैसे है वो बाय डिफॉल्ट हमारे पास एप्लीकेशन के अंदर अनेबल है या नहीं है। तो उसको कैसे एनालाइज करेंगे, एक टेस्ट केस के थ्रू उसको भी हम टेस्ट करके देखते हैं कि हमारे पास वो फर्स्ट लेवल कैसे अनेबल है या नहीं है। तो उसके लिए अपने आईडीई पे चलते हैं और इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं। तो टाइम को सेव करने के लिए मैंने पहले ही अपने आईडी को ओपन करके रखा हुआ है और उस आईडी के ऊपर हमारे पास एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है स्टूडेंट मैनेजमेंट। उस स्टूडेंट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट के ऊपर ही हम इसको अपने कैसे टेक्निक को इंप्लीमेंट करके देखेंगे। इस स्टूडेंट मैनेजमेंट के अंदर आप देख पाओगे यहाँ पे हमारे पास एक स्टूडेंट रिकॉर्ड्स की एक एंटिटी क्लास है और हमारे पास इस प्रोजेक्ट के अंदर हाइबरनेट यूटिलिटी एक क्लास है जिसके थ्रू हम अपने सेशन फैक्ट्री को मैनेज करते हैं। ऐसे ही हमारे पास hibernate.cfg.xml फाइल जिसके थ्रू हम अपने डेटाबेस से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स हैं उनको हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर मैनेज करके चलते हैं। और हमारे पास हमने ये मेवन का प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, तो मेवन के प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास pom.xml हमारा एक डिफॉल्ट सेटअप के रूप में हमारे पास आती है। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि pom.xml के अंदर हमें रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी ऐड करनी होती है। लेकिन उससे पहले हम एक बार अपने स्टूडेंट रिकॉर्ड ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर हमारा app.java एक फाइल है जहां से हमारा मेन मेथड है, जिसको जो हमारा एंट्री पॉइंट है हमारे इस प्रोजेक्ट का। तो वहां पे एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि हमारा कुछ भी कॉन्फ़िगर करने से पहले क्या हमारी फर्स्ट लेवल कैसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अनेबल है या नहीं है। तो उसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे हम यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करें। प्रोजेक्ट का नेम क्या होगा हमारे पास यहाँ पे hibernate.cfg.xml फाइल के अंदर देखते हैं। यहाँ पे हमारा एक प्रोजेक्ट है SRDB। SRDB हमारा एक डेटाबेस क्रिएट होगा इस प्रोजेक्ट के थ्रू। अगर हमारा ये क्रिएट नहीं हो रखा है तो
एक बार डेटाबेस में एक बार देखते हैं, अपने वर्क बेंच के ऊपर चलते हैं, क्या ये डेटाबेस हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट है, क्योंकि ये पहले प्रोजेक्ट बना हुआ है। अगर पहले प्रोजेक्ट बना हुआ अगर ये एग्जिस्ट होगा तो हम एक काम करते हैं, उसको ड्रॉप करवाएंगे पहले, और हम इस प्रोजेक्ट के अंदर ही अपना नया डेटाबेस सेटअप करवाएंगे। नहीं, यहाँ पे हमारे पास कोई वो डेटाबेस है नहीं, उससे डेटाबेस से नेम से रिलेटेड, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको या तो क्लोज कर सकते हैं, इसको ओपन ही रखते हैं। हम क्या करेंगे, अपने इस प्रोजेक्ट को ऑन करते हैं, एक बार इसके प्रोजेक्ट को रन करवाते हैं, और प्रोजेक्ट को जावा एप्लीकेशन एज ए जावा एप्लीकेशन रन करते हैं, और यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमारा डेटाबेस एग्जीक्यूट होता है नहीं होता, हमारा डेटाबेस क्रिएट होता है नहीं होता। तो फर्स्ट टाइम जैसे प्रोजेक्ट को रन करवा रहे हैं हम यहाँ पे, तो हमारा डेटाबेस क्रिएट होगा उस नाम से। उस डेटाबेस के अंदर एक स्टूडेंट रिकॉर्ड का एक रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट होएगा, जो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज करवाया है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू, और वो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए हमारे पास एक डेटाबेस के अंदर, एक टेबल क्रिएट होकर आ जाएगी। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, SRDB के अंदर हमारे पास एक यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गया स्टूडेंट रिकॉर्ड्स के नाम से। स्टूडेंट रिकॉर्ड की टेबल को अब सिलेक्ट कमांड के थ्रू रन करके देखें तो हमारे पास एक रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया, जिसकी आईडी क्या है, 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें देखना क्या है कि टेस्ट करना है कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर फर्स्ट लेवल कैसे बाय डिफॉल्ट अनेबल है या नहीं है। तो उस केस में क्या हुआ, जैसे हमने फर्स्ट लेवल कैसे के बारे में डिस्कस किया था लास्ट सेशन में, कि अगर हम सेम सेशन के अंदर सेम काइंड ऑफ डेटाबेस की एक तरीके से कॉल को एक्सेस करवा रहे हैं, क्रिएट करवा रहे हैं, तो अगर सेम सेशन के अंदर हम क्रिएट करवा रहे हैं तो वो क्या होगा, डीबी कॉल फर्स्ट टाइम होगी, सेकंड टाइम हमारे जो फर्स्ट लेवल कैसे है वहां से हमारा रिजल्ट फैच होके आएगा। तो उसको टेस्ट करवाने के लिए कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ पे फर्स्ट तो हम क्या करेंगे, अपने यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन इसके थ्रू अपना ऑब्जेक्ट सेव करा, सेव हमारा ऑब्जेक्ट हो चुका, दोबारा सेव करवाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो हम इन दोनों मेथडों को कमिट कर देंगे, यहाँ पे हम कमेंट कर देंगे, जिसके थ्रू हमारा ऑब्जेक्ट सेव हो रहा है उसको भी, और ट्रांजेक्शन को कमिट करवाने के लिए इसको भी, TX को भी यहाँ पे कमिट कर देंगे। हमें ट्रांजेक्शन की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे इसको भी हम कमेंट आउट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम सेम सेशन के अंदर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड का, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या करें, दोबारा एक सेशन डॉट गेट मेथड के थ्रू सेम ऑब्जेक्ट को ही हम एक्सेस करवाने की कोशिश करते हैं अपने डेटाबेस से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे कॉपी करते हैं दोनों चीजों को, CTRL+C, और यहाँ पे CTRL+V कर लेते हैं। यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का नेम दे देते हैं यहाँ पे कैस्ड रिकॉर्ड, CACHED, कैस्ड रिकॉर्ड, और इसी को हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं, CTRL+C, CTRL+S। हमने क्या किया है, सेम सेशन के अंदर दो ऑब्जेक्ट के अंदर सेम डीबी कॉल करवा रहे हैं हम यहाँ पे, मतलब गेट मेथड के थ्रू हम क्या करवा रहे हैं, फर्स्ट जो रिकॉर्ड है हमारा उस डेटाबेस के अंदर, उसके अंदर जो फर्स्ट आईडी है उसकी, उस आईडी से हम अपने उस फर्स्ट आईडी के लिए जो रिकॉर्ड है हमारे उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर, उस रिकॉर्ड को फेच करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सेशन डॉट गेट मेथड, और 2 बार सेम काम करवा रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें अगर हमारे प्रोजेक्ट के अंदर फर्स्ट लेवल कैसे बाय डिफॉल्ट अनेबल है, तो क्या होगा, फर्स्ट केस में जब यहाँ पे रिट्रीव रिकॉर्ड से ऑब्जेक्ट के लिए जो ये डेटाबेस कॉल हो रही है, तो यहाँ पे तो हमारा डेटाबेस के अंदर मतलब क्वेरी हिट होएगी। सेकंड टाइम पे क्या होएगा, हमारा जो फर्स्ट लेवल कैसे है, जो सेशन ही कैसे है, उसी से हमारा डेटा एक्सेस होके आना चाहिए। मीन्स कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि हमारे पास एक ही डेटाबेस कॉल होने चाहिए, जबकि हम 2 बार हम सेम काइंड की क्वेरी को रन करवा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो एक बार CTRL+S करते हैं और अपने प्रोजेक्ट को एक बार रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास सेलेक्ट स्टेटमेंट आप यहाँ पे एक बार ही देख पा रहे हो, एक बार सेलेक्ट स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट हुई है, डेटाबेस के अंदर क्वेरी गई है, डेटाबेस पे वो क्वेरी हिट हुई है, वहां से रिजल्ट लेके, और हमारे पास फर्स्ट टाइम हमारा ये स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ प्रिंट होकर आ गई। लेकिन सेम सेशन के अंदर हमने दोबारा सेम रिकॉर्ड को सेम मेथड के थ्रू एक्सेस करवाने के लिए हमें डेटाबेस की क्वेरी, डेटाबेस को हिट करने की कोशिश की थी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो फर्स्ट टाइम जब डीबी क्वेरी लगी, तो उसके थ्रू जो हमारे पास रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट हमारे पास जो सेशन कैसे है, उस सेशन कैसे के अंदर हमारा वो सेव हो गया रिजल्ट वो। और सेकंड टाइम में जब हम देख रहे हैं, हमारा प्रोजेक्ट ने देखा कि सेम काइंड की क्वेरी को हम, सेम काइंड के डेटा को हम फेच करवाने की कोशिश कर रहे हैं अपने डेटाबेस के अंदर से, तो उस केस में क्या होगा, पहला फर्स्ट टाइम ये हमारे जो सेशन कैसे है उसके अंदर ये रिकॉर्ड को सर्च करेगा, अगर वहां पे रिकॉर्ड अवेलेबल है तो हमें सेशन कैसे से वो रिकॉर्ड देके हमें यहाँ पे रिटर्न करेगा, और उस रिकॉर्ड को हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पे। अगर वो रिकॉर्ड हमारे पास सेशन कैसे के अंदर अवेलेबल नहीं होता, तो अगेन हमारे सेम रिकॉर्ड के लिए अगेन डेटाबेस कॉल होती है। तो उसको एनालाइज करने के लिए अगर हम
सेम चीज को डिफरेंट सेशन के अंदर करवाते हैं तो क्या होता है हमारे पास, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस सेशन को, यहाँ पे पहले वाले सेशन को यहाँ पे क्लोज करवा देते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल वी कर देते हैं इसको, और एक सेशन और क्रिएट करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, इसको कॉपी करते हैं और इसको सेशन 1 क्रिएट करवा देते हैं, सेशन 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सेम चीज को हम यहाँ पे एक सेपरेटर डलवा देते हैं, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेशन 1 के थ्रू इसको एक्सेस करवाने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोजेक्ट को एक बार दोबारा रन करते हैं। अभी यहाँ पे ध्यान से देखोगे, दो अलग अलग सिलेक्ट स्टेटमेंट है। ये क्यों है, क्योंकि अब हमारा क्या है, जो एक सेशन है वो सेशन हमने क्लोज करवाया है, सेशन क्लोज करवाया तो उसके अंदर की जो कैसे है वो भी अपने आप क्लियर हो गई है। लेकिन जैसे ही हम सेकंड सेशन के थ्रू हमने सेम डेटा को एक्सेस करवाने की कोशिश की हमने डेटाबेस से, तो अगेन हमारा डेटाबेस हिट हुआ है और वहां से डेटाबेस से हमारा रिजल्ट फैच होकर आया है और हमने इस रिकॉर्ड के अंदर सेव करवा के उसको प्रिंट करवाया। तो ये क्यों हुआ है, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर फर्स्ट लेवल कैसे थे बाय डिफॉल्ट अनेबल है, लेकिन सेकंड लेवल कैसे हमारे पास अनेबल नहीं है। तो सेकंड लेवल कैसे को अनेबल करने के लिए कुछ रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं जिनको हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया था, उनको हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी डिस्कस करते हैं एक बार। तो पहला स्टेप क्या था हमारे पास, कि पॉम डॉट एक्सएमएल के अंदर हमें दो रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी है उनको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने ब्राउजर पे चलते हैं और यहाँ पे सिंपली सर्च करते हैं हाइबरनेट कैसे मेवन। जैसे आप एंटर करोगे इसको हाइबरनेट कैसे मेवन, फर्स्ट रिजल्ट आएगा आपको, ये मेवन रिपोजिटरी है, यहाँ पे जाओगे आप, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली वो सेम जो डिपेंडेंसी हमें चाहिए उस डिपेंडेंसी के कुछ वर्जन्स मिलेंगे आपको। हमें इसमें से जो हमें वर्जन कौन सा लेना है, हमने लिया था यहाँ पे अपने जो थ्योरेटिकल टाइम में डिस्कस किया था वो था हमारे पास 5.6.14 लिया था हमने, हम इसको ये ले लेते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। आप जो हाईएस्ट यूसेज होते हैं जिस वर्जन के, जो मोस्ट स्टेबल वर्जन होता है उसको आप यूज कर सकते हो। यहाँ से कॉपी करते हैं कंट्रोल सी और अपने प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं और यहाँ पे अपने जो जहाँ पे डिपेंडेंसीज, यहाँ पे डिपेंडेंसीज के ब्लॉक के अंदर हम अपनी इस डिपेंडेंसी को पेस्ट करवा देते हैं। सेकंड डिपेंडेंसी में क्या लेनी है, अपने रिपोजिटरी पे चलते हैं और यहाँ पे सर्च EH कैसे को सर्च करते हैं और यहाँ पे EH कैसे के अंदर जो है आपको रिजल्ट दिख रहे हैं, इसमें से आप देख रहे हो EH कैसे कोर है। हमें क्या लेना है, नेट डॉट एस एफ डॉट ई एच कैसे लेना है, कोर नहीं लेनी हमें, ये वाली डिपेंडेंसी लेनी है। इसका क्लिक करोगे आप इसको और यहाँ पे आप देख रहे हो इसके भी कुछ वर्जन होंगे, हमें क्या करना है, लेना है 2.10.9.2 जो सबसे फर्स्ट वाला वर्जन है, इसी को ले लेते हैं। इसी के काफी सारे यूसेज भी हैं, इसी को ले लेते हैं हम, इसी वर्जन को, यही मैंने थ्योरेटिकली डिस्कस किया था। इसको भी कंट्रोल सी करते हैं और अपने प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद कंट्रोल ए और कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस करते हैं जिससे हमारा ये पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल प्रॉपर फॉर्मेट हो जाए। कंट्रोल एस करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही था कि मैम ने रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी ऐड करनी थी, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, हम अपने पॉम डॉट एक्सएमएल को क्लोज कर सकते हैं। सेकंड स्टेप हमारा क्या था, जो हाइबरनेट डॉट सीएफजी डॉट एक्सएमएल फाइल है उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हमें अपनी कैशिंग से रिलेटेड कॉन्फ़िगर करवानी है। तो वो क्या है, उनको एक बार ले लेते हैं। यहाँ पे आप पी प्रॉपर्टी टैग लोगे, ये फिर हमारा एडिटर प्रॉब्लम करने लगा, क्यों करने लगा ये समझ से परे है चीजें। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, कई बार इशू करता है कई बार नहीं करता हमारा एडिटर। तो आप सिंपली, हमें प्रॉपर्टी टैग ही लेना है तो इसको यहाँ पे कॉपी करवा के, और इसके अंदर हमें प्रॉपर्टी कौन सी है, हाइबरनेट डॉट कैसे डॉट यूज डॉट, नहीं अंडरस्कोर सेशन, नहीं सेकंड लेवल कैसे, इसको हमें ट्रू करवाना है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, कॉपी करते हैं इसी को, कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं और हमें सेकंड लेवल कैसे को रिप्लेस करवा देंगे हम क्वेरी कैसे से, क्वेरी कैसे। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, हमें यहाँ पे लेना है
हाइबरनेट कैसे डॉट रीजन अंडरस्कोर रीजन डॉट फैक्ट्री अंडरस्कोर क्लास। इसके अंदर हमें उस क्लास का पूरा यूआरएल देना। यूआरएल क्या है? org.hibernate डॉट कैसे डॉट कैसे डॉट कैसे रीजन फैक्ट्री ये हमारा पूरा फाइल पाथ है। अगर हमें अपने स्टैट्स को भी मॉनिटर करवाना तो उसके लिए भी हमारी प्रॉपर्टी क्या है? सिंपली हाइबरनेट डॉट जनरेट JENERAT जनरेट अंडरस्कोर स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स। इसको हमें ट्रू करवाना है। थोड़ा डाउट हमारे क्लास के ऊपर है, एक बार क्लास को वेरीफाई कर लेते हैं कि क्लास नेम हमारा सेम है या अलग है। तो अपने जो हमारे थ्योरेटिकल टाइम पे हमने जो पीपीटी ली थी उसको एक बार मैच करवा लेते हैं। org.hibernate.eh कैसे हमारा क्या था यहाँ पे? org.hibernate.कैसे रीजन फैक्ट्री। ठीक हमारा यही है, हाइबरनेट कैसे रीजन डॉट फैक्ट्री अंडरस्कोर क्लास। ठीक हमारा यही है, सेम है, हमने ये यूज किया है अपना। सेकंड स्टेप भी हमारा यही था कि हमें ये कुछ प्रॉपर्टीज कॉन्फ़िगर करनी थी, ये हमारी कॉन्फ़िगर होगी। यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं अपने को। थर्ड स्टेप हमारा जो ऑप्शनल स्टेप था, अगर हमें इस कैसे के लाइफ साइकिल को मॉनिटर करवाना चाहते हैं तो हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर वो जो कैसे डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज को कॉन्फ़िगर करवाना पड़ेगा, लेकिन वो ऑप्शनल है। अगर उसको हम नहीं भी करवाते तो हमारा जो डिफॉल्ट सेटिंग्स है हमारे पास कैसे की, वही डिफॉल्ट सेटिंग के साथ हमारा प्रोजेक्ट अप एंड रन होगा। तो उसको हम छोड़ते हैं। लास्ट जो हमारा स्टेप है, हमारा जो एंटिटी क्लास है उसके अंदर कुछ एनोटेशंस को यूज करना पड़ेगा हमें। तो एनोटेशंस कौन कौन सी है? पहली एनोटेशन हमारी क्या है? कैसेबल CACH कंट्रोल स्पेस, और यहाँ पे आप देखोगे हमें कैसेबल यूज करनी है। कैसेबल कहाँ किस पैकेज से आती है? जावा एक्स डॉट परसिस्टेंट डॉट कैसेबल पैकेज के अंदर से हमें ये यूज करनी है। सेकंड एनोटेशन हमारी क्या है? कैश CACH, ये भी सेम पैकेज से आती है। और इसके अंदर हमें क्या एट्रीब्यूट को डिफाइन करना है? यूसेज इक्वल टू कैश कंकरेंसी स्ट्रेटेजी, इसको हमें यूज करना है यहाँ पे। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? रीड राइट भी ले सकते हैं, रीड ओनली भी ले सकते हैं, नन भी ले सकते हैं। और ट्रांजेक्शनल, अगर हमें अपने मेन क्लास के अंदर ट्रांजेक्शन का यूज किया हुआ, ट्रांजेक्शन के थ्रू अपने डेटा को सेव करवा रहे हैं, गेट करवा रहे हैं, तो उस केस में हमें ट्रांजेक्शन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में रीड राइट हमारी काम नहीं करेगी। क्योंकि ट्रांजेक्शनल क्या होती है कि वो कुछ बंच ऑफ स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करवाती है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम उस अपनी कैसे के लाइफ साइकिल को कंट्रोल नहीं करवा रहे, इसलिए हमें सेकंड एट्रीब्यूट की यहाँ पे जरूरत नहीं है, हम इसी को यूज करते हैं। कंट्रोल एस करते हैं। तो ये हमारा थर्ड स्टेप था जो हमने कॉन्फ़िगर करवा लिया। अब तक हम क्या कर रहे हैं? नॉर्मल हम अपने सेशंस के थ्रू डेटाबेस को एक्सेस करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा इस केस में अगर हमारी सेकंड लेवल कैसे कॉन्फ़िगर हुई है प्रॉपर, तो हमने दो अलग अलग सेशंस के थ्रू हम सेम रिकॉर्ड को फैच करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे पास सेकंड लेवल कैसे अनेबल हो गई है, क्योंकि हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर वो सेकंड लेवल के कैसे के लिए जो सेटिंग्स थी वो उन्हें करवा ली है। अगर वो प्रॉपर अनेबल हुई, प्रॉपर कॉन्फ़िगर हुई है, तो हमारे पास अब इस सेम सेटअप के साथ हम अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो हमारी डीबी कॉल एक ही लगनी चाहिए। तो एक बार इसको टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं? अपने प्रोजेक्ट को रन करवा के देखते हैं। रन एज जावा एप्लीकेशन। अगर फिर भी कोई इशू रहता है तो हम उसको भी देखेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से अगर सेटिंग हमारी प्रॉपर है तो हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रन होना चाहिए और हमारे डीबी की कॉल एक ही लगनी चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखोगे हमारा क्या हो रखा है? फर्स्ट टाइम डीबी कॉल लगी, जिसके थ्रू हमारे पास क्या है? सिलेक्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है, और एक यहाँ पे स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ गया। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट सेशन था वो क्लोज हो गया। यहाँ पे जो बीच में देख पा रहे हो आप सेशन मैट्रिक्स, इसके थ्रू क्या हुआ? हमारा सेशन क्लोज हुआ है।
और सेकंड सेशन क्रिएट हुआ। सेकंड सेशन क्रिएट होने के बाद जब सेकंड सेशन के थ्रू हमने सेम डेटा को एक्सेस करने की कोशिश की डेटाबेस से, तो हमारा क्या हुआ, अगेन डेटाबेस कॉल नहीं लगी, हमारा सिलेक्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ दोबारा। हमारे जो सेकंड लेवल के अंदर, सेकंड लेवल कैसे के अंदर जो डेटा सेव था, वहीं से हमारा डेटा फैच होके हमारे उस ऑब्जेक्ट के अंदर असाइन हुआ है, और वहीं से हमें अपने उस ऑब्जेक्ट के डेटा को हमने अपने कंसोल के ऊपर प्रिंट करवाया यहाँ पे। तो इससे क्या हो रखा, हमारा ये प्रूव हुआ है कि हम इस सेकंड लेवल कैसे को, अपने कैसे टेक्निक को कुछ स्पेसिफिक सेटिंग्स करके, कुछ स्टेप्स फॉलो करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर सेकंड लेवल कैसे को भी हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट करवा सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। सेम केस अब क्या करते हैं, हमने अपने इस hibernate.cfg.xml फाइल के अंदर अपनी जो ये क्वेरी कैसे है उसको भी यूज किया था। तो उसको एक बार टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने इस पर्टिकुलर मेन क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, एक दो क्वेरी राइट करवाते हैं, उन क्वेरी के थ्रू हम यूज करके देखते हैं। सेम सेटअप को हम चेंज करके देखते हैं। चेंज कैसे कर सकते हैं हम उसको, हम यहाँ पे एक क्वेरी क्रिएट करवाते हैं। पहले एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेते हैं, स्ट्रिंग, और उसमें ले लेते हैं हाइबरनेट क्वेरी लिखेंगे हम यहाँ पे, तो एचक्यूएल ले लेते हैं, एचक्यूएल। तो एचक्यूएल में क्या करवाएंगे हम, यहाँ पे क्वेरी लिखते हैं फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, यहाँ पे ले लेते हैं, सेम कॉपी कर लेते हैं, वेयर आईडी, क्योंकि हमारे पास आईडी थी, आईडी इक्वल टू आईडी, ये नेम्ड पैरामीटर ले लिया हमने यहाँ पे। डेटाबेस में देखते हैं एक बार हमारे पास क्या है, फील्ड का नेम क्या है, आईडी है, जो ऑटोमेटिक जनरेट हुई थी हमारी। अब हम क्या करेंगे, क्वेरी क्रिएट करवाएंगे अपने यहाँ पे। क्वेरी क्रिएट कैसे करवा सकते हैं, क्वेरी हाइबरनेट का हमारे पास ये है, इसी को यूज करेंगे हम। क्वेरी किस टाइप की क्वेरी होगी हमारा, क्या देगा, किस टाइप की, किस एंटिटी के लिए हम ये क्वेरी लिख रहे हैं, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स के लिए। यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड्स दे देते हैं, और यहाँ पे अपने किस पैकेज के अंदर उसको इंपोर्ट करवा देते हैं। ये हमारे पास कहाँ पे आएगा, ये आएगा हमारे पास, सजेशन क्यों नहीं दे रहा हमारा, ये देना चाहिए भी। ये है हमारे पास org.hibernate की हम क्वेरी यूज कर रहे हैं यहाँ पे। इसको ले लेते हैं हम यहाँ पे क्वेरी, QURY क्वेरी, और हम क्या करेंगे, सेशन डॉट क्रिएट क्वेरी, और यहाँ पे हम अपनी स्ट्रिंग क्वेरी को पास करवा रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग क्वेरी एचक्यूएल है हमारे पास यहाँ पे। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पे नेम्ड पैरामीटर को यूज किया है, यानी कि इस नेम्ड पैरामीटर को यूज किया, तो इसकी हमें वैल्यू भी यहाँ पे, इस पर्टिकुलर पैरामीटर की वैल्यू भी सेट करवानी पड़ती है। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे डॉट सेट पैरामीटर एक मेथड है हमारे पास, डॉट सेट, क्यों नहीं ले रहा हमारा ये एडिटर, डॉट, एक्चुअली गाइज एडिटर कुछ इशू कर रहा है, तो मैं एडिटर को एक बार क्लोज करता हूँ और दोबारा ओपन करता हूँ अपने एडिटर को। तो ये कुछ सेकंड्स लेगा, तो मैं तब तक वीडियो पॉज करता हूँ। जैसे हम अनेबल होता है दोबारा, मैं इसको वीडियो को दोबारा ओपन, लाइक वीडियो को दोबारा ऑन करता हूँ। अब मैं एक बार इसको पॉज करता हूँ, ताकि मैं इसको जब अप हो जाए हमारा आईडी, तभी इसको मैं दोबारा ऑन करूँ। ये गाइज मैंने अपना वापिस एडिटर क्लोज करके ओपन किया है। अब ये हमें सजेशन दे रहा है, जैसे हम डॉट प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें सजेशन दे रहा है, अब ये डॉट सेट। फिर कोई प्रॉब्लम, क्यों प्रॉब्लम कर रहा है ये, डॉट सेट पैरामीटर, हमें कुछ राइट ही नहीं करने दे रहा, क्यों नहीं राइट करने दे रहा है भाई। सेट पैरामीटर, हमारा एक मेथड होता है सेट पैरामीटर, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपने पैरामीटर को सेट कर सकते हैं। और हमारा क्या होगा, ये हम करवा रहे हैं आईडी की वैल्यू को, तो आईडी की वैल्यू को हम क्या सेट कर सकते हैं यहाँ पे, 1L, क्योंकि यही हमने यहाँ पे 1L हमने यहाँ पे पास की थी। डॉट, हमारे पास एक और मेथड होता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को, क्वेरी कैसे को एनेबल करवाने के लिए सेट कैसेबल एक मेथड होता है, उसके थ्रू हम उसके अंदर ट्रू पास करवा के हम अपनी उसको एनेबल करवा सकते हैं। कैसे हो सकता है वो, सेट कैसेबल, इसके अंदर हम ट्रू पास करवा देते हैं। ये एक कंप्लीट क्वेरी जो, जिसके थ्रू हमने क्या किया है, सेट कैसेबल जो हमारे पास मेथड है, उसके थ्रू हम क्या करवा रहे हैं, अनेबल करवा के हम यहाँ पे अपनी क्वेरी कैसे को अनेबल कर रहे हैं।
तो इस क्वेरी को के थ्रू रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, ये क्वेरी क्या रिजल्ट देगी हमारे पास, ये लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट देगी हमें। तो क्या देगी, लिस्ट ऑफ, एक लिस्ट क्रिएट करवा लेते हैं। लिस्ट किस टाइप के ऑब्जेक्ट हमारे पास, ये स्टूडेंट रिकॉर्ड के ऑब्जेक्ट देगी हमें। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, लिस्ट को भी हम इंपोर्ट करवा लेते हैं अपने को। इसको ले लेते हैं एस लिस्ट ले लेते हैं, स्टूडेंट लिस्ट, और क्वेरी डॉट लिस्ट, यहाँ से हमें लिस्ट मिल जाएगी। इस लिस्ट को ट्रावर्स करवा के हम अपने स्टूडेंट्स के सारे रिकॉर्ड को हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो ट्रावर्स करवाने के लिए क्या करते हैं, हम फॉर ईच लूप को यूज करके हम अपने स्टूडेंट लिस्ट को ट्रावर्स कर सकते हैं। तो यहाँ किस टाइप का रिकॉर्ड आएंगे इस लिस्ट में, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे ले लेते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, इसको ले लेते हैं स्टूडेंट, यानी कि S1 ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे करवा देते हैं इस लिस्ट को। ये तो हम पहले भी कर चुके हैं कि हम अपनी लिस्ट को कैसे ट्रावर्स करवा सकते हैं, जो हमारे पास है ऑब्जेक्ट के रूप में हमारे पास डेटाबेस से आएगी। तो सेम केस में अब इसके अंदर हम अपने स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को प्रिंट करवा देते हैं। यहाँ पे कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं S1। सेम केस में क्या होगा, दूसरे सेशन के अंदर भी हम क्या करेंगे, अपनी क्वेरी को दोबारा क्रिएट करवाते हैं और सेम चीज को यहाँ पे यूज करते हैं। हम यहाँ पे ले लेते हैं कंट्रोल सी, और जो हमारा सेकंड सेशन यहाँ पे कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ले लेते हैं, और यहाँ पे क्वेरी ले लेते हैं, क्वेरी 1, ये सेशन 1 के थ्रू ले लेते हैं। यहाँ पे एस लिस्ट 1 कर देते हैं इसको, और यहाँ पे भी एस लिस्ट 1 को ट्रावर्स करवाते हैं। ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट S2, और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, S2 को प्रिंट करवा देते हैं। और जो बाकी चीजें हमारी, जैसे कि ये है, ये मेथड है, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। इस प्रिंट स्टेटमेंट को भी, इसको भी हम कमेंट आउट कर देते हैं, और यहाँ पे भी सेम चीजें क्या करेंगे, दोनों चीजों को कमेंट आउट कर देंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने अपने रिकॉर्ड को फैच करवाने के लिए क्वेरी क्रिएट करवाई यहाँ पे, और उस क्वेरी को हमने क्या किया है, कैसेबल ट्रू किया, मीन्स उस पे हमने क्वेरी कैसे को अनेबल किया है। क्वेरी कैसे अनेबल होने के बाद हमारा क्या होगा कि अगर ये सेम क्वेरी दो अलग अलग सेशन से हम कॉल करवाएंगे, तो उस केस में क्या होगा, जब फर्स्ट क्वेरी जब हमारे डेटाबेस को हिट करेगी, तो उस केस में जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमारा सेकंड लेवल कैसे में सेव होएगा, और सेकंड टाइम पे जब सेम क्वेरी हिट करवा रहे हैं हम डिफरेंट सेशन के थ्रू, तो सेकंड टाइम में हमारा वो सेकंड लेवल कैसे से डेटा उठ के हमारे पास है, वो उस ऑब्जेक्ट में सेव होएगा, और उस ऑब्जेक्ट से हम उस ऑब्जेक्ट को हम अपने कंसोल पे प्रिंट करवाएंगे। मीन्स सेकंड टाइम पे हमारा डेटाबेस को ये क्वेरी हिट नहीं करेगी, क्योंकि हमने इस क्वेरी को के अंदर हमने क्वेरी कैसेबल जो हमारी कैसे है उसको अनेबल करवा रखा है। तो इसको टेस्ट करने के लिए क्या करें, हम एक बार कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोजेक्ट को रन करवा के देखते हैं। कुछ तो इशू होगा, इस अपने इस एडिटर में ही कुछ इशू हमारे पास। सेकंड टाइम ही मैंने रन तो कर लिया, ये क्लोज करके ऑन ऑफ ऑफ करके ऑन किया दोबारा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इशू कर रहा है। मे बी नेक्स्ट टाइम मे बी मेरे कुछ मशीन में इशू हो। यहाँ पे क्या है हमारे पास, एंटिटी मैनेजर इज क्लोज्ड, ये आ गया, एंटिटी मैनेजर इज क्लोज। ओके, हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अब सेशन क्लोज, सेशन क्लोज, एरर क्या दे रहा है हमें, एरर देखते हैं इसको एक बार। यहाँ पे सेशन मैट्रिक्स, एक्सेप्शन मेन थ्रेड, सेशन एंटिटी मैनेजर इज क्लोज्ड। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस सेशन को यहाँ पे इसके बाद क्रिएट करवा के देखते हैं। हम यहाँ पे कंट्रोल एक्स करते हैं, इसके क्लोज होने के बाद दोबारा हम अपने सेशन को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं, और एक बार दोबारा अपने प्रोजेक्ट को रन करवा के देखते हैं। क्या हमने सेशन 1 को यूज किया था यहाँ पे क्वेरी क्रिएट करते टाइम पे, सेशन 1 ही यूज हुआ यहाँ पे हमारा, क्वेरी 1 हुई है, ये क्वेरी थी, क्वेरी 1 होगी।
ठीक है, यहाँ पे हम सेशन 1 को क्लोज कर देते हैं, इसको कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं दोबारा। इलीगल स्टेट एक्सेप्शन, इस लिस्ट यहाँ पे हमने ट्रांसफर करवाया, उसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है। दोबारा हमने एक सेशन क्लोज भी करवा दिया यहाँ पे। यहाँ पे हम इसको कमेंट आउट करते हैं, इसको भी कमेंट आउट करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, प्रोजेक्ट को दोबारा रन करते हैं एक बार। ये कुछ तो मेरे को अपने एडिटर का इशू लग रहा है, क्योंकि ये बार बार कुछ हमें इशू क्रिएट कर ही रहा है, क्योंकि हमारा सेटअप तो प्रॉपर है ये, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ एडिटर का इशू है। एक बार लास्ट ट्राई करते, नहीं तो अपने एडिटर को ऑफ करके दोबारा ऑन करते हैं फिर। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, हमारा प्रोजेक्ट रन तो हो गया है और हमारे एक ही सेशन कॉल हुआ है, हमारी एक ही डीबी कॉल हुई यहाँ पे उस क्वेरी के थ्रू भी। फर्स्ट डीबी कॉल हुई, उस डीबी कॉल ने हमारे को रिजल्ट दिया। सेकंड सेशन के थ्रू हमने सेकंड डीबी कॉल करवाई थी और वो भी रिजल्ट हमारे यहाँ पे आ गया है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सेशन क्लोज होने चाहिए थे यहाँ पे, जैसे हम क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि कोई इशू नहीं है उसमें, क्योंकि एक सेशन मल्टीपल, एक उसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल सेशन हम यूज कर सकते हैं और उनको हम क्लोज करवा सकते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्लोज कर भी रहे थे उनको, दूसरे को ऑन कर रहे थे, लेकिन ये कुछ एडिटरी इशू कर रहा है। लेकिन हमारा मेन कंसेप्ट क्या था यहाँ पे, कि हम सेकंड लेवल कैसे को अनेबल करवा के और क्वेरी कैसे को अनेबल करवा के हम दो अलग अलग सेशन के थ्रू हम जब दो सेम क्वेरी को हिट करवाते हैं, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है कि डीबी कॉल एक ही लगती है यहाँ पे हमारे पास। सेकंड टाइम पे जब सेम क्वेरी को हम हिट करवाते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा डेटाबेस से रिजल्ट होके आए, उठ के आए, लेकिन उस केस में क्या हो रहा है, हमारा सेकंड लेवल कैसे हमने अनेबल करवा रखी है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो उस केस में सेकंड टाइम जब हम सेम डेटा को फेच करवाने की कोशिश करते हैं अपने डेटाबेस के अंदर से, तो उस टाइम पे हमारा क्या होता है, जो सेकंड लेवल कैसे है, रिजल्ट वहां से आके हमारे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में से होता है और फिर हम उस ऑब्जेक्ट को हम अपने कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा रहे हैं। तो इस इंप्लीमेंटेशन से हम ये समझ पा रहे हैं यहाँ पे कि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर हाइबरनेट की सेकंड लेवल कैसे को इंटीग्रेट करवा के अपनी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस भी इनहेंस कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है कि हम सेकंड लेवल कैसे कैसे इसको यूज कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो और हम आप आने वाले सेशन में आपके उस इशू को रिजोल्व करने की कोशिश कर सकेंगे। बाकी मेरे हिसाब से यहाँ पे इस इंप्लीमेंटेशन में कोई इशू नहीं था, हमारा कुछ एडिटरी इशू कर रहा है यहाँ पे डिफरेंट, क्योंकि हम सेशन मल्टीपल सेशन अपने अपने एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हैं और हम आने वाले सेशन में यूज करेंगे, यूज करते भी आए हम अब तक। लेकिन यहाँ पे कुछ एडिटर ही इशू दे रहा है, आप देख पा रहे हो, मतलब डिफॉल्ट सेशन भी नहीं दे रहा मेरे यहाँ पे। तो इम्प्लीमेंटेशन में कोई इशू नहीं है यहाँ पे, वो एडिटर का इशू हो सकता है यहाँ पे। आपको अगर सेम इशू आता है आपके एडिटर में भी और आप फिर भी नहीं कर पाते, इस इम्प्लीमेंटेशन को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, तो आप इस वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो। तो हम एक फ्रेश प्रोजेक्ट के साथ सेम काइंड के सेटअप को हम आपको एक सेपरेट वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश करेंगे। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।